नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने खबर सुना होगा कि 25 जून को भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अब यहां पर क्या इसके पीछे तर्क है, ये कितना सही है, इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे और इसके पक्ष या विपक्ष में क्या बातें कही जा रही है, इस पर विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर जून 25 आपने देखा और संविधान हत्या दिवस को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी का आप यहां पर ट्वीट भी देखेंगे। अभी मैं आपको उस पर ले चलूंगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, भारत के राजपत्र में इसे शामिल कर दिया गया है। यहां पर अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, इनके द्वारा यहां पर ट्वीट देखेंगे तो इसका पूरा अगर निचोड़ समझा जाए तो इनका यह कहना था कि जिस तरह से तानाशाही सरकार के द्वारा उस वक्त 1975 में कांग्रेस सरकार के द्वारा देश पर इमरजेंसी थोपा गया, तो उन लोगों के सम्मान के लिए यह लाया गया है। और इससे क्या होगा, तो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया उनकी याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है और लोकतंत्र की रक्षा की बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने भी यही बातें कहा है कि यह याद दिलाने के लिए कि किस तरह से भारतीय इतिहास के लिए यह काला अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। अब यहां पर देखिए, इसके विपक्ष में भी कुछ बातें कही गई है और विपक्ष में देखेंगे तो कांग्रेस के लीडर हैं वरिष्ठ नेता शशि थरूर, उनका एक ट्वीट आया है और उन्होंने इसी बात को दिखाते हुए संविधान हत्या दिवस को चर्चा करते हुए कहा है कि ये जो बातें आप कह रहे हैं, सबसे पहले जो है संविधान की हत्या नहीं हुई है, संविधान आज भी जीवित है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कहा है संविधान इज अलाइव। दूसरी बात इनका यह कहना है कि आप यह कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी लाया गया है वह अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक नहीं था। ध्यान देना है, यहां पर इस पर इन्होंने चर्चा की। अब यही डिबेट शुरू हो गया है कि क्या वाकई जो इमरजेंसी लाया गया वो असंवैधानिक था, क्या वह संविधान के प्रावधानों के उलट था, या फिर आप उसे कह सकते हैं अलोकतांत्रिक था। देखिए, दोनों में अंतर है, ठीक है। इसी बात को अभी आपको ढेर सारे मैगजीन में और न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो इस पर अपनी जो है एक राय सोच जो है आपको बना लेना है ताकि आप चीजों को सही से समझ सके। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, इनके द्वारा भी, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और इनके द्वारा भी इन सब चीजों को गिनाया गया है कि किस तरह से अभी जो हालिया केंद्र सरकार है वह किस तरह से काम कर रही है। जाहिर सी बात है, पक्ष विपक्ष है तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमारे काम की चीजें इसमें से एक हो गया कि यहां से हम समझने की कोशिश तो एक पहले तौर पे कर लेंगे कि जो मसला हुआ था वह अलोकतांत्रिक था या असंवैधानिक था, उस पर मैं आपको लेकर के चलूंगा। अब जो देखिए, यहां पर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने घोषणा किया, रेडियो पर लोगों ने सवेरे जो है रेडियो ओपन किया और सुनना, मतलब समाचार सुनने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी जो उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनकी आवाज सुनाई पड़ी लोगों को और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और उस वक्त से सारे प्रावधान फिर जो है अचानक से सब कुछ बदल गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमने उस पर एक लेक्चर लिया है बहुत विस्तार से, तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो राजनीतिक अस्थिरता है 1975 को लेकर के, 12 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिल्ली के विशाल जनसभा का आयोजन, जिसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया था। देश के अलग अलग भागों में असंतोष और उग्रवाद का उदय होना शुरू हुआ, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, और उस वक्त जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ अगर देखेंगे तो छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा हुआ। सबसे पहले गुजरात के एक हॉस्टल में हुआ था, फिर पटना में इसे देखा गया, और फिर जेपी जयप्रकाश नारायण जो है एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति से वो अलग हो गए थे, सामाजिक जीवन जीने लगे थे, लेकिन छात्रों की मांग पर फिर से हुए आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सामने आए। और उस वक्त वही दिनकर की पंक्तियां उन्होंने कहा कि सत्ता खाली करो कि अब जनता की बारी है। उसके बाद चीजें बदलता है और फिर इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। अब देखिए, यहां पर जो एक मैंने आपको पॉइंट बताया था कि क्या ये संविधान की बात जब किया गया कि संविधान की हत्या है, तो डिबेट जो शुरू हुआ है कि इमरजेंसी जो लगाया गया वह अलोकतांत्रिक था या असंवैधानिक था। देखिए, यहां पर अगर असंवैधानिक होता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रावधान संविधान में नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करके या संविधान में जिस बातों का जिक्र नहीं है उससे उलट प्रशासन या सत्ता के द्वारा कुछ काम किया जाना चाहिए, तब वो असंवैधानिक होगा। तो हम देखते हैं कि क्या इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान में है। तो देखिए, यहां पर भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, यानी कि इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान में दर्ज किया गया है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे, पहले नंबर पर मैंने 3 प्रकार कहा था। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के बातें किया गया है, जिसे आर्टिकल 352 के तहत आप इसे देखेंगे, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। इसके तहत क्या चीजें हैं कि भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को किसी तरह का अगर खतरा होता है तब भी इसे लागू किया जा सकता है। बाहरी आक्रमण, युद्ध या देश के अंदर कलह या बड़ी आपदा आने पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए इसी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। ठीक है, यही इस्तेमाल में आया था उस वक्त। ओके, दूसरा मैंने कहा, दूसरा भी तरीका बताया गया है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है इसे आप राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, यह किसी राज्य में लागू होता है। देखिए, राज्यपाल जो होते हैं वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में होते हैं और वहां राज्य में रह करके राज्य की स्थिति के विषय में वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते रहते हैं। किसी भी राज्य में मान लीजिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है, संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, वहां दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत लिप्त हो चुका है प्रशासन में, तब अगर राज्यपाल जो है वह रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को और इस बात की सिफारिश करते हैं, सभी पॉइंट बताते हुए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है वह ढंग से काम नहीं कर रही है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति प्रशासन अपने हाथ में ले लेंगे। और राष्ट्रपति जो प्रशासन अपने हाथ में लेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि राज्यपाल अब वहां पर पूरी तरह से प्रशासन को देखेंगे उस राज्य में। ठीक है, और यह जो होगा अनुच्छेद 356 के तहत यह किया जाएगा। एक और है, वह वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 360 की बात किया गया है। अब यह जो वित्तीय आपातकाल है, यह एक बात समझ लीजिए कि देश में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। हालांकि इसकी स्थिति बना था, एक बार 90 के दशक में बना था, और दूसरी बात अगर आपको याद दिलाऊं, क्योंकि 90 के दशक में हमारे उम्र के बहुत सारे लोग उस वक्त थे ही नहीं, तो अभी कोरोना काल जब था उस वक्त भी इस तरह का स्थिति आया था। दरअसल ये हो क्या जाता है कि एक देश में बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी हो जाए और देश को चलाने के लिए पैसा पर्याप्त ना रहे, उस स्थिति में इस तरह का कदम उठाया जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था की है। और आप इसमें कहेंगे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोरोना काल में यह कहा गया कि लोगों को अपनी सैलरी छोड़ देनी चाहिए, बहुत सारे ऑफिसर की सैलरी कम कर दी गई, बहुत सारे मिनिस्टर ने अपना सैलरी छोड़ दिया, यानी कि उस वक्त पूरी तरह से इस बात की व्यवस्था किया जाए कि इतना पैसा हो जाए कि देश चले। तो ये चीजें जो है वह वित्तीय आपातकाल के तहत रखा गया है, अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अभी तक एक बार भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग हुआ है तो 356 का हुआ है, विभिन्न राज्यों में कराया गया है इसको लागू, और 352 के तहत जो है राष्ट्रीय इमरजेंसी जो है उसकी घोषणा भी की गई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया को जरा समझ लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के जो तिथि होगा उसके 1 महीने के भीतर इसे संसद के, यहां से ध्यान दीजिए, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदन कहने का तात्पर्य हो गया कि एक तो लोकसभा हो गया और एक वरिष्ठों का सदन राज्यसभा से भी, और साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से इसे आपको पारित कराना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा को अनुमोदित किया जाना चाहिए। 30 दिन का समय है, नई लोकसभा जो है उसके 30 दिन के अंदर आपको यह काम करना होगा। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या आपातकाल को 6 महीने के बाद बढ़ाया जा सकता है? तो जवाब है कि हां, आपातकाल को 6 महीने के बाद बढ़ाया जा सकता है और अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान क्या है कि हर 6 माह में विशेष बहुमत द्वारा संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ठीक है, दोनों ही सदन की बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति किसी भी समय नई घोषणा द्वारा इसे जारी करके एक नई घोषणा जारी करेंगे और आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसका जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है।
लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर देती है, तब भी आपातकाल खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपातकाल अगर लगता है और फिर उसको अनुमोदन लेना है तो फिर मैंने कहा था कि दोनों सदन को पास करना होगा और उस वक्त मैंने कहा था विशेष बहुमत से करना होगा। लेकिन लोकसभा यदि इसे खत्म करना चाहे, रद्द करना चाहे, तो फिर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को निरस्त किया जा सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। तो ये मसला यहां पर है। अब देखिए, जो डिबेट मैंने कहा था कि जो शुरू हुआ है उस पर चर्चा चलेगा, यानी कि असंवैधानिक है तो आप देखेंगे असंवैधानिक, जैसा मैंने कहा था कि वह प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान है और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसी का प्रयोग किया गया था। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि प्रयोग नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग किया गया था। वह ना कर दे तो ज्यादा अच्छा होता। लोगों की स्वतंत्रता और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, स्टेट को यह हक नहीं है कि उसका हनन कर सके। तो इस बात को लेकर के इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यह अलोकतांत्रिक था और इसे आगे चल करके ना किया जाए। इस बात को याद रखने के लिए वे लाखों लोग जिन्होंने संघर्ष किया आपातकाल के दौरान, आप कह सकते हैं लोगों ने कहा यह दूसरी आजादी है। ठीक है, अंग्रेजों से गुलामी, हम अंग्रेजों के गुलामी में थे और उसके बाद जब आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद कहा कि फिर ये दूसरी आज़ादी मिली है भारत को। तो ऐसी नौबत ना आ जाए। केंद्र सरकार की यह मंसूबा है कि लोग इसे, आने वाली पीढ़ी जो है इसे याद रखे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो है, जो कदम उठाया गया है संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट करने का, यह होना चाहिए, या फिर आपको राजनीति से प्रेरित ये बातें लगती है? आपके जो भी विचार हैं उन्मुक्त रूप से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।